आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित एक ललित निबंध। आप लोगों ने पढ़ा है कि निबंध दो प्रकार के होते हैं, वैचारिक निबंध और ललित निबंध। तो यह एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अशोक के फूलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के परिवर्तन को रेखांकित करने का प्रयास किया है और जो पौराणिक आख्यान होते हैं उन पौराणिक आख्यानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए उसे विज्ञान सम्मत बनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक है। ये इतिहासकार, शोधवेत्ता और निबंधकार, कुशल संपादक तथा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध। इनकी रचनाओं में भारतीय समाज की विभिन्न विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं। अशोक के फूल इस पाठ को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि अशोक के फूल पाठ में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कई बार तो कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको समझने में कठिनाई होगी, यानी दुरूहता नामक गुण भी मिले। इनकी भाषा में नए नए शब्दों के निर्माण की प्रवृत्ति भी होती है। इन्होंने यथावश्यक देशज शब्दों का तो प्रयोग किया है, किंतु विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम किया है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के वर्णन के क्षेत्र को देखें तो इन्होंने आदिकाल के साहित्य में नाथों और सिद्धों के साहित्य पर विशेष कार्य किया है तथा इन्होंने नाथों और सिद्धों की वाणियाँ संपादित करके उसे भक्ति काल के प्रवृत्तियों से जोड़ने का प्रयास किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इतिहास के ग्रंथों में प्रायः उन समस्याओं को उद्घाटित करते हैं जो किसी न किसी प्रकार प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल से या तो छूट गई अथवा उन्होंने जिन्हें विश्लेषित नहीं किया है उनको इन्होंने विशिष्ट। इसके अतिरिक्त इन्होंने भक्ति काल के उन अछूते कवियों को प्रस्तुत किया जिन्हें शुक्ल जी ने विशेष महत्व नहीं दिया। इनमें से कबीर का नाम है। इन्होंने कबीर और सूर साहित्य पर अपनी
आलोचनाएं प्रस्तुत की। इतिहास लेखन में इन्होंने आदिकाल की प्रवृत्तियों, भक्तकाल की प्रवृत्तियों के साथ ही साथ यह एक विशेष ध्यान रखा है कि लेखकों का परिचय प्रवृत्ति जन्य और क्रमबद्ध संकलित किया जाए। इनके निबंधों में भावनात्मकता के साथ, लालित्य के साथ एक विशेष बात देखने को मिलती है, वो यह है कि इनमें मौलिकता है। वे ऐसे विषयों पर निबंध लिखते हैं जिन विषयों को प्रायः विशेष महत्व का नहीं माना गया। ये कह सकते हैं विषय तो कुछ भी होते हैं, लेकिन उन विषयों के माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको व्यक्त किया है। हम यह कह सकते हैं कि इनके निबंधों के जो शीर्षक हैं वह एक प्रतीक मात्र। अब अशोक के फूल निबंध को ही लें तो इसमें उन्होंने इस बात का परिचय दिया है, इस बात की समीक्षा की है कि अशोक का वर्णन पहले साहित्य में मिला, धीरे धीरे मुगल साहित्य के आते आते अशोक को बिल्कुल भुला दिया। उनके कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन संस्कृति में अशोक को एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ था, किंतु कालांतर में अशोक को उतना महत्व नहीं दिया। इनको सिद्ध करने के लिए, इनको समझाने के लिए उन्होंने विभिन्न पुराणों, साहित्यकारों जिनमें वामन पुराण, कालिदास आदि की रचनाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिए इनके निबंधों में उदाहरणों और उदाहरणों का प्रयोग होता है। कई बार तो इनकी रचनाओं में व्यंग का भाव भी दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य अत्यंत मनोरंजक होने के साथ ही वह ज्ञानप्रद भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल, फुटज जैसे निबंधों के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं की विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब मैं चाहता यह हूँ कि अशोक के फूल नामक ये जो पाठ है, इसे सार संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। इसके पहले आप लोग इस पाठ को पढ़ लें और केवल रीडिंग नहीं, केवल पढ़ना नहीं, समझना भी। यानी आपको तो रीडिंग नहीं करनी, लर्निंग करना, समझने का प्रयास करना है। और जब आप ये समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें से आए हुए बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से ऐसे शब्द होंगे, बहुत से ऐसे भाव होंगे जो समझने में अस्पष्टता होगी। उन्हें आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, या अभी जब आप पढ़ेंगे तो
पढ़ने के साथ कल यानी बृहस्पतिवार को 10 से 10:30 के बीच आप मैसेज करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके बाद अगली अनमित में यानी जब अगला पीरियड हमारा ये शनिवार को होगा तो उसमें हम अशोक के पाठ के विभिन्न अंशों की व्याख्या करते हुए समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।